हेलो बच्चों, एक बार फिर से फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल पर क्लास 12th की इस सीरीज में आज का 5वां लेक्चर, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। आपको फर्स्ट यूनिट में जो 4 चैप्टर थे, चारों चैप्टर हम लोगों ने अपने पिछले 4 वीडियो में कवर कर लिया है। आज की सीरीज में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। और सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, आपको कोई ना कोई एक एमसीक्यू क्वेश्चन, कोई ना कोई एक छोटा न्यूमेरिकल शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट में जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के होते हैं, और न्यू पेपर पैटर्न में, चाहे वो आईएससी का हो चाहे सीबीएसई का हो, उसमें 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी ए बी सी या 1 2 3 पार्ट्स में, सब पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरी यूनिट इनफैक्ट न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे ये चैप्टर, इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, ये आपको हमेशा 1 मार्क्स 2 मार्क्स रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद का चैप्टर है डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट, वो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम स्टार्ट करने चल रहे हैं इस चैप्टर को। 40 मिनट 45 या 50 मिनट के अप्रोक्सीमेटली ये वीडियो चलने वाला है, और इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हमने ये जो नई क्लास स्टार्ट करी है यूट्यूब पर, इसमें हमारी पॉलिसी है 1 वीडियो 1 चैप्टर एंड टोटल कॉन्सेप्ट कवर विद इन दिस वीडियो। यानी बोर्ड बेसिस का सब कुछ मिल जाएगा आपको आईएससी एंड सीबीएसई का, और ये 100% गारंटी है हर न्यूमेरिकल, हर क्वेश्चन हमारे वीडियो के कंटेंट से ही रिलेटेड होगा, और अपकमिंग एग्जाम 2026 का भी सारा क्वेश्चन हमारे वीडियो कंटेंट से ही होने वाला है। इसलिए मिस ना करें, वीडियोस को ध्यान से देखें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर आप 12th में नहीं है, आपका कोई जानने वाला दोस्त, परिवार का रिलेटिव कोई भी है, अगर वो अपकमिंग 2026 बोर्ड एग्जाम में बैठ रहा है, तो प्लीज ये इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाएं। यहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स का हर कॉन्सेप्ट क्लास 12th में आने वाला आपको इस चैनल पर 1 बाय 1 चैप्टर वाइज मिलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बेटा इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेटा आप बहुत स्टार्टिंग से, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। तो वही है, इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करेंगे, चाहे स्मॉल आई लिखें या कैपिटल आई लिखें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q अपॉन T। अगर यहां पर Q यानी चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में गिवन हो, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा Ne अपॉन टाइम। यहां पर N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E आपका बेसिक चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा एम्पियर। ए से डिनोट करेंगे, जैसा हमने पिछले वीडियो कैपेसिटर में डिस्कस किया था। ये एसआई यूनिट है। अगर अदर यूनिट सिस्टम में कभी दिया रहा है मिली एम्पियर, तो 10 की पावर माइनस 3, कहीं माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस 6, नैनो एम्पियर 10 की पावर माइनस 9, या पिको एम्पियर 10 की पावर माइनस 12। इनकी डायमेंशन हमेशा होगी ए, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, तो बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कह सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज कॉल्ड टेंसर। टेंसर वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन तो होती है, बट वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। इट मींस दैट क्वांटिटी इज
स्केलर क्वांटिटी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, हम एरो से डायरेक्शन तो बनाते हैं, बट अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लें, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, अभी हम इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मार्कर इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। अब इसी मार्कर पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स, मार्कर को इंक्लाइन रख दिया, अब लगा रहे हैं, तो दोनों केस में फोर्स का इफेक्ट मार्कर पर डिफरेंट होगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड, अगर हम दूसरे तरफ देखें, एक वायर है, घर में सबके वायर लगा है, करंट फ्लो कर रही है। अब करंट जा रही है सीधे, तो करंट आई, मान लिया 10 एम्पियर 20 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। अब हम उसी वायर को जिगजैग वे में रोटेट कर दें, कहीं लपेट दें, तो क्या करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन तो होती है, लेकिन ये वेक्टर के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। बट कभी अगर कोई पूछे, एमसीक्यू क्वेश्चन हो और वहां ऑप्शन में टेंसर नहीं है, स्केलर है, तो आप स्केलर को टिक करेंगे। अगर कभी टेंसर लिखा है, देन यू टिक टेंसर, एंड टेंसर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। सेकेंड क्वांटिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे से डिनोट करते हैं करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इस तरीके से है, करंट फ्लो कर रही है आई, करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरीके से जा रही है, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, यानी जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। और यहां पर बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जे डॉट ए इज इक्वल टू आई। कभी कभी इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन भी दे सकते हैं, एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। ठीक है। तो ये दो बेसिक क्वांटिटी हो गई, इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। इस चैप्टर में कोई इंडिविजुअल एक फॉर्मूले का न्यूमेरिकल नहीं होता है। जो छोटे छोटे 2 मार्क्स 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। ठीक है। तो वो इधर से उधर डिपेंडेंट होते हैं, गिवन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है। अब अगले क्वांटिटी पे हम आते हैं। करंट में पहले मॉलिक्यूलर थ्योरी, जैसे कोई भी कंडक्टर है बेटा, ये मान लिया एक मेटल कंडक्टर है। अब इस मेटल कंडक्टर में पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे रेस्ट में है, यानी इनिशियली जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है U1 U3 जितने भी हैं, दैट इज 0। ठीक है। जैसे ही हमने इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करने लगते हैं। तो जब रैंडमली मूव करेंगे बेटा, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच, सक्सेसिव का मतलब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है मूव करते हुए आए, ये यहां कोलाइड किया फर्स्ट, दूसरा जाके दीवार पे कोलाइड किया, तो ये 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, दैट एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ लेमडा से डिनोट करेंगे, एंड एवरेज टाइम टेकन बिटवीन 2 successive collision is called relaxation time, denoted by tau। और बेटा ध्यान से, अभी जब हमने बैटरी से नहीं कनेक्ट किया था तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेस्ट मोड, और जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेटरी मोशन मिल जाएगी, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे ड्रिफ्ट होंगे, खिसकेंगे। तो एवरेज ऑफ दैट स्मॉल वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इसके बाद V1 V2 n स्पीड तक ये पाएंगे एवरेज, मान लिया n इलेक्ट्रॉन है। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला कहां से आएगा, जरा ध्यान से देखें। अगर हम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, तो फर्स्ट के लिए V1 इज इक्वल टू U1 प्लस ए टाउ 1, ऐसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर दें U2 प्लस ए टाउ 2। अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है तो UN प्लस ए टाउ n। अगर इन सारी इक्वेशन को बेटा हम ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया V1 V2 Vn, इधर U1 U2 UN, यहां a कॉमन ले लें, टाउ 1 टाउ 2 टाउ n। बेटा ये तो पूरा 0 हो गया क्योंकि रेस्ट में था।
अब अगर इसी इक्वेशन को पूरे को हम n से डिवाइड कर दें, कैपिटल N, a टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ n डिवाइडेड बाई n, तो ये क्या हो गया, टोटल सम अपॉन नंबर, यानी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी a एंड टाउ. That is the basic formula of drift velocity, that is Vd is equal to a into tau. ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला है. यहां से हमने तीन क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम एंड मीन फ्री पाथ. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये मान के चलिए कि ये आज तक मुझे कोई पेपर दिखा ही नहीं जिस पेपर में ये आगे वाला टॉपिक न पूछा हो, मतलब कहीं ना कहीं से ऐड कर ही देना है ये रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या कभी कभी इसी को बोल देंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मतलब कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, फॉर्मूले में क्या स्टैंड करता है, क्या उसकी वैल्यू है, कुछ ना कुछ ऐड करके पूछ ही लेंगे. कुछ नहीं मिलता है तो इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक का रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, लेकिन इनको पूछना ही है. ये मान के चलिए कि यहां से कुछ ना कुछ आना ही आना है. ठीक है, हर साल पेपर में यहां से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, चाहे जब आप देखेंगे पेपर, जिस भी साल का पेपर, तो ये टॉपिक आपको मिलने ही वाला है. ठीक है बेटा, हमेशा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि ये आए ना, हर साल पेपर में ये मिलते ही हैं हमेशा. तो ये टॉपिक देखो कैसे है, जैसे हमारे पास यही एक कंडक्टर है, ध्यान से देखना, ये मेटल कंडक्टर है, इनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, लेंथ है L, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया, करंट यहां से इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये. ठीक है, अगर हम मान ले यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, और स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी का नाम होगा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, तो n यहां से आ जाएगा NaL, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गया नंबर डेंसिटी के टर्म में आ गया स्मॉल NaL. अब बेटा I का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T. Q यानी चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो Ne अपॉन टाइम, n की ये वैल्यू उठा के यहां से पुट कर दो, ALE अपॉन टाइम. अब बेटा लेंथ एक एंड से दूसरे बीच की एंड, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां t टाइम में जा रहा है तो लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. तो देन वी गॉट NEA VD, यहां से हमारा इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया. अगर ये दूसरा वाला पार्ट पूछे तो यही A को इस तरफ ले आइए, NEVD, तो I अपॉन A हो गया J NEVD, यानी इसके न्यूमेरिकल भी एकदम से फॉर्मूला बेस्ड आएंगे. जैसे हम एक न्यूमेरिकल यही लिख के डिस्कस कर लेते हैं कि 2 वायर X एंड Y आर कनेक्टेड इन सीरीज if radius of x is equal to twice of radius of y, then find relation between a ratio nx upon ny. बेटा बहुत आसान न्यूमेरिकल, अब इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ के बैठ जाएंगे और वहां बहुत सारे बच्चों का गलत भी हो जाएगा. यहां पर एक वर्ड हिडन है, दैट इज सीरीज. अब ये हमको पता होना चाहिए कि सीरीज में हमेशा करंट क्या होती है, करंट हमेशा क्या होगी बेटा, सेम होगी, यानी Ix इज इक्वल टू Iy. तो NX E AX, सॉरी यहां पर R न देके दोनों वायर के लिए ये दे दें,
VDX इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VDY एंड एरिया सेम दे दिए, क्वेश्चन में गिवन है। तो A VDX इज इक्वल टू NY EA VDY, EA से EA कैंसिल, तो NX अपॉन NY इज इक्वल टू VDY अपॉन VDX। अब VDY को एज इट इज रहने दो और VDX की प्लेस पे क्या लिख लेंगे, 2VDY कैंसिल, यानी 1:2। अब किसी न्यूमेरिकल में बेटा एरिया भी इक्वल ना देके एरिया का भी कोई रिलेशन दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एरिया का भी कोई रिलेशन दे देंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमको समझ में आ गया है एरिया का भी रिलेशन अगर देने वाले हैं तो हम एरिया को भी इक्वल नहीं करेंगे। इस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, और ये डेरिवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। 4 क्वांटिटीज को हम पहले भी पढ़े थे 9th 10th में भी, अभी भी। एक तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, इनकी SI यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। दूसरा कंडक्टेंस, G से डिनोट करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ R, इनकी SI यूनिट होती है भाई ओम इनवर्स, या इसी का नाम होगा म्हो। अगला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका नाम होगी रेजिस्टिविटी, रो से डिनोट करते हैं। बेसिक डेफिनेशन इनकी होती है E अपॉन J, बाद में एक और फॉर्मूला आएगा। अगली बात है कंडक्टिविटी, सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ रो, और एक है मोबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E। ये 5 फार्मूले, जिसमें से 5वां फार्मूला आपको 12th में फर्स्ट टाइम मिला है। बाकी रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आपके क्लास 10th में भी था। ये लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट था, ये 10th का ही है, यहां पर अलग से नहीं पढ़ाया जाता। दूसरी चीज ये सीरीज पैरेलल, लेकिन न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। जैसे हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं R1 R2, ये हम आपको सिर्फ रिकॉल करने के लिए बता रहे हैं। अगर यहां से करंट आई जा रही है तो सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होती है, कैपेसिटर में भी पढ़ चुके हैं। तो R सीरीज इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। अगर पैरेलल में जोड़ रहे हैं कहीं पे भी 2 रजिस्टर को, R1 R2, और अगर ये V वोल्टेज से कनेक्टेड है, इनका भी वोल्टेज V, इनका भी वोल्टेज V, करंट आके डिवाइड हो जाएगी I1 एंड I2 से। तो यहां 1 अपॉन R पैरेलल हो जाता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बोर्ड पे लिखा ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला, ये तरीका क्लास 10th का है, लेकिन यहां हमें यूज करना है, इसलिए हमने आपको रिकॉल किया। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, ये भी पहले पढ़े हैं, क्वेश्चन भी आता है बहुत, सबको बहुत पता है, लेकिन जैसे कभी ऑफलाइन क्लास में पूछ लो तो स्टेटमेंट बच्चा इनकम्प्लीट बता देता है, बस उसको रटा बैठा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जबकि ये इनकम्प्लीट है। आपको कभी भी ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देना है तो ये लिखना नेसेसरी है। इफ फिजिकल कंडीशन remains constant, condition remains constant, then V is directly proportional to I, यानी V is equal to IR। यानी ये I और V का अगर हम रेशियो लें तो ये, ठीक है, ओमिक। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो दैट मटेरियल इज कॉल्ड नॉन ओमिक मटेरियल। ठीक है, तो यहां से ओम्स लॉ तभी आप लगाएंगे व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को कांस्टेंट ना करें तो ओम्स लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपसे बेटा एग्जाम में ओम्स लॉ नहीं पूछा जाएगा। अब देखना, इसी से प्रूफ यानी डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ से मल्टीपल फार्मूले डिराइव होते जाएंगे, जिनको मुझे न्यूमेरिकल्स में यूज करना है।
जिनको हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि ये इंक्रीज होने पे क्या होगा वहां पर यूज करना है, और ये बहुत यूज होने वाला डेरिवेशन है आपके इस चैप्टर से। तो हम डिराइव करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले तो एक फॉर्मूला हमारे पास है I इज इक्वल टू NEA VD। तो यहां से हम VD अगर निकाल दें तो I अपॉन NEA, इसको अज्यूम कर लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सेकेंड पॉइंट, हमारे पास एक VD का फॉर्मूला और है, A इंटू टाउ। यहां A क्या है? एक्सीलरेशन। बेसिक फॉर्मूला एक्सीलरेशन का है फोर्स अपॉन मास, तो हम एक्सीलरेशन की जगह पर रखेंगे F अपॉन m। और बेटा F इज इक्वल टू होता है QE, यहां इलेक्ट्रॉन है तो EE, तो अगर हम यहां लिखेंगे तो VD इज इक्वल टू EE टाउ अपॉन m। एक फॉर्मूला और है, V इज इक्वल टू E इंटू R या D, यहां पर लेंथ है L, तो हम E की प्लेस पे लिख सकते हैं V अपॉन L, ML। तो हमारे पास VD के दो फॉर्मूले आ गए। अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो क्या आ जाएगा? EV टाउ अपॉन ML इज इक्वल टू I अपॉन NEA, यानी V इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन AI। अब जो आपने कंडीशन लिखी बेटा, उस कंडीशन के बिहाफ पे M N E टाउ L A, अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, और I प्रोपोर्शनल पे R आता है, यानी R की वैल्यूज आ गई M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A। अब फिर से यहां एक नई चीज आ गई, मान लिया हमारे पास दो कंडक्टर है, एक एल्यूमिनियम का है और एक कॉपर का है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो क्या चेंज हुआ? मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, यानी ये जो ब्रैकेट में है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसी को बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रो, यानी यहीं से फॉर्मूला आ गया जो 10th में पढ़े थे, रो L अपॉन A। और बेटा अब एल्यूमिनियम 2 मीटर का है, 200 मीटर का है, 2 किलोमीटर का है, वो चेंज होने वाला नहीं है। रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल है तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बेटा। तो अगर हम ध्यान से देखें, ओम्स लॉ तो हमारा हो गया V इज इक्वल टू IR, और यहां अगर देखोगे आप तो न तो V वेक्टर है, न तो I वेक्टर है, न तो R वेक्टर है। तो आप क्या करोगे, कैसे वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे? भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का रूल रेगुलेशन है, ऐसे थोड़ी ना एरो लगा देंगे, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। I की जगह पर हम लिख लें रो L अपॉन A। अब L को नीचे भेज दें, यहां V अपॉन L, I अपॉन A रो। V अपॉन L अभी हमने यहां लिखा, V अपॉन L क्या होता है? E। I अपॉन A होता है J, यानी करंट डेंसिटी। इस तरीके से आ गया, या इसको हम ऐसे भी लिख दें J ये, और ये क्या होता है? सिग्मा, यानी J वेक्टर है, सिग्मा स्केलर है, E वेक्टर है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ये हो गया ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अगर कभी पूछ ले तो ये यहां से हम निकालेंगे ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इसमें 1 मार्क्स का एकदम बेसिक न्यूमेरिकल्स कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगला टर्म है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। और कई बार इसका बेटा डेरिवेशन भी आपसे एग्जाम में, सॉरी ग्राफ का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी रेजिस्टेंस के टर्म में, कभी रेजिस्टिविटी के टर्म में, कभी भी किसी के भी टर्म में इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कई बार क्वेश्चन आया है। जब जब आप सॉल्व करते हो तो यहां से न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी यानी रो, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है, तो जो इफेक्ट टेम्परेचर का इस पे पड़ेगा वही इस पे पड़ेगा। अब देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास रो का फॉर्मूला है m/ne² टाउ, यानी यहां से रो इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के, ठीक है। अगर अब हम इसी फॉर्मूले को आगे लेके चलें, चूंकि Vrms यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड से पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, लेमडा अपॉन टाउ के। तो यहां से Vrms भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाउ के। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें दोनों को, तो क्या आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vrms, इक्वेशन नंबर 3। क्लास 11th में अकॉर्डिंग टू KTG Vrms इज इक्वल टू होता था √3RT अपॉन m, यानी Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। अब अगर 3 और 4 को कंपेयर करें तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर फॉर मेटल एंड एलॉय। लेकिन अगर यही डिपेंडेंसी बेटा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का ग्राफ सेमीकंडक्टर के लिए पूछें, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा एग्जाम में, सिलिकॉन के लिए दें, जर्मेनियम के लिए दें, कार्बन के लिए दें, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक बार एग्जाम में इसी के लिए सिग्मा से पूछ ले, सिग्मा यानी कंडक्टिविटी, और अभी हम लोग पिछली स्लाइड में पढ़े कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो जैसे ही होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये ग्राफ का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, न्यूमेरिकल के लिए कभी भी अगर आता है तो ये आ जाएगा फॉर्मूला RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, दूसरा और कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं सीधा न्यूमेरिकल का सबसे ज्यादा यूज होने वाला इस चैप्टर में, हीट एनर्जी 10th में पढ़े हैं, VIT एक फार्मूला, या V² अपॉन RT दूसरा फार्मूला, या तीसरा I²RT, और पावर होती है रेट ऑफ हीट, यानी आपका हो जाएगा VI V²/R या I²R। अब कभी भी अगर किसी भी न्यूमेरिकल में मान लिया एक बल्ब है, देख लेना, बल्ब की रेटिंग दी हुई है 50 वाट डैश 200 वोल्ट, और इस बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया एक सोर्स से 220 वोल्ट से। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फाइंड एब्जॉर्ब यूज्ड पावर या एब्जॉर्ब पावर बाय बल्ब, कितना पावर वो एब्जॉर्ब करेगा, कितना पावर वहां यूज होगी। तो ये रेटिंग है, जैसे आप मार्केट से खरीद के लाइए, बल्ब पे लिखा है 50 वाट डैश 200 वोल्ट, लेकिन उसको जो हम घर में कनेक्ट कर दिए तो हमारा कनेक्टेड सप्लाइड वोल्टेज है 220। बेटा ध्यान रहे, बल्ब, हीटर या कोई भी डिवाइस अप्लायंस का जो रेटिंग लिखा होता है, कोई भी न्यूमेरिकल आपसे है, सबसे पहले आप ये वाला फार्मूला P इज इक्वल टू V²/R करके रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकाल दो, यानी V² अपॉन P। तो V है 200 इंटू 200, पावर है 50, 4 आ गया 800 ओम। अब अगर हम बात करें बल्ब को हटा के, यानी इसका रेजिस्टेंस आ गया 800 ओम, और इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा V² यानी 220 अपॉन 800 वाट, इतनी पावर कंज्यूम करने वाला है। करंट की भी बात ऐसे पूछ सकते हैं, तो रेटिंग करंट अगर यहां से निकालें, रेटिंग करंट तो कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू रेजिस्टर, इसके टर्म में P अपॉन V, तो P यानी 50 अपॉन 200 यानी 1/4 एम्पियर। लेकिन अगर यहां से कितनी करंट फ्लो कर रही वो निकालना हो, तो I इज इक्वल टू 220 अपॉन 800 एम्पियर। ये फ्लोइंग करंट है, ये रेटिंग करंट है, ये रेटिंग पावर है, और ये कंज्यूम्ड पावर बाय द बल्ब है व्हेन बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट, ठीक है। तो कभी कभी दोनों वोल्टेज सेम देंगे तो वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे इसी से रिलेटेड डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल बोल दिया,
न्यूमेरिकल दिया कि दो बल्ब है 50 वाट कामा 200 वोल्ट एंड 100 वाट कामा 200 वोल्ट, और इसको सप्लाई एक कनेक्ट कर दिए सीरीज में, दोनों बल्ब को कनेक्ट कर दिए हमने सीरीज में। और आपसे क्वेश्चन इस तरीके से न्यूमेरिकल की लैंग्वेज होगी कि अब इन दोनों में से कौन सा ग्लो करेगा, या कौन सा जो ज्यादा ग्लो करेगा, ब्राइटर जलेगा, बाद में वही बल्ब फ्यूज भी होता है। ठीक है, वही बल्ब आपका फ्यूज भी हो जाएगा। तो क्योंकि जो ज्यादा तेज जलेगा वो जल्दी फ्यूज हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो उस तरीके के न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, थ्योरेटिकली ही सॉल्व कर लेना है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास दो तरीके के वो दिए हैं। देखो, चूंकि सीरीज में है, दोनों सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, तो सीरीज में क्या सेम होता है, आई। तो पावर का आई वाला फॉर्मूला लो रेजिस्टेंस से, तो P या यहां से V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से बेटा आई सेम है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R हो गया। और पावर से V वाला अगर यहां से फॉर्मूला ले लें तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसका वोल्टेज ज्यादा। देखो, यानी अगर यहां से हम देखें तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, यानी ये तो रेटिंग वोल्टेज है। इसका मतलब है कि जिसकी पावर कम है उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब है कि वो बल्ब ग्लो करेगा, यानी यहां पर जो 50 वाट का बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा, और 100 वाट का जो बल्ब है वो कम ग्लो करेगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम आपको बताएं, एक क्वेश्चन इसका आपके आईएससी बोर्ड में अभी 1-2 साल पहले ही पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन में बोलता हूं, इस न्यूमेरिकल को देखें, चूंकि ये कई बार पूछा गया। हाँ, क्वेश्चन में आपके है बेटा 3 बल्ब, क्वेश्चन में दिया है 3 बल्ब 60 वाट डैश 200 वोल्ट, 100 वाट, 200 वोल्ट, 1000 वाट, 220 वोल्ट, सब 220 है, या 60 वाट 200 है, उसके बाद 100 220 है, 2 इन सीरीज। विच वन विल ग्लो ब्राइटर, विच वन विल ग्लो ब्राइटर। तो बेटा सीरीज में है, तीनों की करंट क्या होने वाली है सीरीज में, जब आप देखेंगे तो तीनों की करंट क्या हो जाएगी, सेम होगी। हमेशा बेटा, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम, तीनों की करंट क्या होने वाली है, सेम हो जाएगी। और करंट सेम होगी तो क्या होगा, देखो वही चीज, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। और अब V के रिस्पेक्ट में अगर हम पावर देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो V भी आ जाएगा, यानी जिसकी पावर ज्यादा उसका वोल्टेज कम, जिसकी पावर कम उसका वोल्टेज ज्यादा, यानी 60 वाट ग्लो करेगा, 60 वाट ग्लो करेगा। 60 वाट इज मोर ब्राइटर। क्लियर है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा द बल्ब हैविंग लीस्ट पावर विल हैव लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, सो 60 वाट बल्ब विल हैव लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 60 वाट बल्ब बी मैक्सिमम, सो 60 वाट बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी आ सकता है, जैसे आपके पास एक वायर है, वायर का रेजिस्टेंस इस तरीके से है, पूरे वायर का रेजिस्टेंस है 4 ओम। अब ये डायमेट्रिकली हमने जोड़ दिया 2 पॉइंट से। अब बोल रहे हैं कि ए और बी का इक्विवेलेंट बताइए। तो बेटा वायर पूरा यूनिफॉर्म है, बिकॉज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो तो प्रॉपर्टी है, ए वायर सेम है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो ऊपर को R1 मान लो, नीचे को R2, तो R1 कितना हो जाएगा, हाफ है 2 ओम, R2 भी 2 ओम। अब दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/2, यानी 2/2। तो R इक्विवेलेंट कितना ओम आ गया, 1 ओम आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लें
तो न्यूमेरिकल्स की लिमिट तो है ही नहीं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और न्यूमेरिकल्स पूछते जाएंगे। बस याद रहे, बल्ब का न्यूमेरिकल हो, किसी भी डिवाइस का न्यूमेरिकल हो, किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल्स जो आएगा उसमें बस आपको ये चीज याद रखनी है बेटा कि आपको हमेशा न्यूमेरिकल करते समय सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना है। रेजिस्टेंस फाइंड करते ही क्या होगा, उसके बाद वो बल्ब या वो डिवाइस आपकी रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगी। उसके बाद आप नॉर्मल जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को अप्लाई करते आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एक थोड़ा सा टफ सा न्यूमेरिकल है, एक बार आईएससी में भी पूछ लिया गया है, उस तरीके का क्वेश्चन में इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे तो अभी सेल के टर्म्स में आएगा ही, इक्विवेलेंट के भी टर्म्स में भी आगे और क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो सेल के टर्म्स में ज्यादा आते हैं, यहां से 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे अब एक न्यूमेरिकल आया, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू अ, क्वेश्चन आ गया, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू द 250 वोल्ट 1000 वाट हीटर इन 1 मिनट, ठीक है। तो बेटा यहां पर आपको दे दिया, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, P इज इक्वल टू VI का फॉर्मूला लगाइए। तो यहां से I आ गया P यानी 1000 अपॉन 250 यानी आ गया 24 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो I आ गया आपका 4, T आ गया 1 मिनट यानी 60, तो 240 कूलम, यानी इतना चार्ज वो 1 मिनट में फ्लो करने वाला है। तो इसमें से इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, आपको फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस एकदम बेसिक फार्मूले पे। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ नया बना देंगे। तो जो आपका बेसिक है, एक टर्म, इसीलिए मैंने उसको छोड़ रखा था, उसका न्यूमेरिकल आपके क्लास 10th में भी थे, यहां पर भी है। ये जो हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जैसे मान लिया हम यहां पर कॉन्सेप्ट को एक बार में डिस्कस करेंगे। एक वायर है बेटा, ये वायर की लेंथ है एल अभी इनिशियली, एरिया है ए, रेजिस्टिविटी है रो, और इसका रेजिस्टेंस है आर इनिशियल। अब पहली केस होगी कि वायर में की लेंथ को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, यानी जो एल डैश है वो एन टाइम्स कर दें। तो यहां से आपका एल डैश आ जाएगा, एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू एन। एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद हम फार्मूले से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया करेंगे। तो बेटा देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि वायर को ही एक्सटेंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे, न तो उससे मटेरियल हटा रहे हैं न उसमें नया मटेरियल ऐड कर रहे हैं, यानी इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा ए एल ए डैश एल डैश, तो ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बेटा एल डैश अपॉन एल, और एल डैश अपॉन एल एन है, एन आ गया। तो रेजिस्टेंस जो इनिशियल है R1 वो कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, और जो फाइनल है वो कितना हो जाएगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश। बेटा रो चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें R2 अपॉन R1, तो रो एल डैश अपॉन ए डैश, रो एल अपॉन ए, रो से रो कैंसिल, एल डैश अपॉन एल, ए अपॉन ए डैश, सब में यही यूज होगा। अब एल डैश अपॉन एल है एन, ए अपॉन ए डैश है एन, तो आपका R2 आ जाएगा R1 इंटू एन स्क्वायर। इसी मेथड से अब देखो, इतना तो कॉमन ही रहेगा सब में, पहला ये हो गया। दूसरा, अगर हम एरिया को कर देते, एरिया इंक्रीज कर देते एन टाइम्स, तो यहां से ए अपॉन ए डैश कितना आ जाता, या ए डैश अपॉन ए कितना आ जाता, यहां ए अपॉन ए डैश निकालो, ए अपॉन ए डैश कितना आ जाता, 1 अपॉन एन। और अगर यहीं से फिर इक्वेट करते तो यही किसके इक्वल हो जाता, एल डैश अपॉन एल के। अब यहां वैल्यू रखते तो इस केस में R2 आ जाता R1 अपॉन एन स्क्वायर, यानी 3 केस टोटल है। अब चाहे ये प्रोसेस समझ लो, चाहे यहां से कि फर्स्ट केस है, इफ लेंथ इंक्रीज यानी एल डैश को एन टाइम्स करें तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी एन स्क्वायर।
दूसरा, इफ एरिया को इंक्रीज करें यानी n टाइम्स कर दें, देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी r अपॉन n स्क्वायर। थर्ड, इफ रेडियस या डायमीटर का भी इंक्रीज हो, जैसे r डैश हो गया n टाइम्स या डायमीटर हो गया n टाइम्स, तो उस केस में r डैश हो जाएगा r अपॉन n की पावर 4। डायरेक्ट फॉर्मूला में जैसे बोल दे कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, if length extended twice then find new resistance, तुरंत 2 2 जा 4, 20 80 ओम हो गया। R is directly proportional to L के है। एरिया से होगा अपॉन रेडियस डायमीटर कुछ भी देगा तो अपॉन n की पावर 4। इस फार्मूले से भी न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ में आने वाला है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट्स, गिन के पांच टॉपिक, लेकिन हर टॉपिक 3 मार्क्स न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला इलेक्ट्रिक सेल, दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज, तीसरा किरचॉफ्स लॉ, चौथा मीटर ब्रिज, पांचवा पोटेंशियोमीटर, और 5 के पांचों टॉपिक आपके 3 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाला है। पोटेंशियोमीटर सीबीएसई बोर्ड में नहीं है लेकिन आईएससी बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में आता है। तो जो अगला वीडियो होगा 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में इतना ही। न्यूमेरिकल्स के लिए पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें। अगर आपके पास नोट्स नहीं, आपके पास सीट नहीं है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें, हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन उसके पहले सारी बातें एक तरफ, आगे के अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जानने वाले जो क्लास 12 2026 में अपीयर हो रहे हैं वहां तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।